तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? आप पढ़ाई करते रहिए, हमें एक अच्छा टीचर बनना है ना। और इसी कड़ी में मैं आज एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो वीडियो है ये हमारे जो पेपर 1 है साइकोलॉजी का, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसका जो है चैप्टर 1 है, जिसका नाम ही है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि साइकोलॉजी क्या होता है। तो साइकोलॉजी वाले वीडियो को यदि आप देख लिए हैं तब हम चलिए आज इस एजुकेशनल साइकोलॉजी के वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें, मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद से आप कौन कौन से सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो मैंने इस चैप्टर को 2 वीडियो में डिवाइड किया है। 2 वीडियो में इसका बनाऊंगा। ये वीडियो 1 है और फिर एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके आधे पार्ट के बाद से डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद से आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि आखिर शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है। इसके शैक्षिक मनोविज्ञान के प्राकृतिक यानी कि नेचर क्या होते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप क्या होता है और एजुकेशनल साइकोलॉजी के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को आप इस मतलब वीडियो को देखने के बाद से जवाब दे पाएंगे। साथ ही साथ अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट या फिर अलग अलग जो फिलोसोफर हैं, जो लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं हमारे सिलेबस के अनुसार, इस चीज़ को भी हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले साइकोलॉजी को तो मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजी जो होता है वो हमारे व्यवहार का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर होता है, जिसमें हम बिहेवियर मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझने के लिए चलिए पहले हम एजुकेशन को समझ लेते हैं। देखिए, एजुकेशन जो होता है वो एक लर्निंग प्रोसेस होता है, एक सीखने का तरीका होता है, तरीका बोल सकते हैं, या फिर प्रोसेस, प्रक्रिया होता है जिसमें हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि हम कुछ सीख पाएँ, है ना, और हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन यानी कि बदलाव कर पाए। यानी कुल मिलाकर के यदि साइकोलॉजी और एजुकेशन इन दोनों को मिला दिया जाए तो व्यवहार को बदलने के लिए व्यवहार के अध्ययन को शैक्षिक मनोविज्ञान कहते हैं। एक शब्द में आप इसका मतलब समझ सकते हो। तो मैंने अपने आगे नोटबुक ले रखा है ताकि कोई भी पॉइंट हो सके तो मिस ना कर पाऊँ। और ये जो एक्सपर्ट है, जो ऑथर हैं बुक के, उनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, विदेशी हैं, तो इसलिए उनके नामों को मैं भूल ना पाऊँ, इसलिए मैंने आगे नोटबुक भी ले रखा है। तो जो अलग अलग लोगों ने क्या कहा है उसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, हमारे बुक में, है ना। और बुक का इंतज़ार अभी मत कीजिए, बुक थरपान या जब जितने दिनों में आ जाए, पढ़ाई अपना करते रहिए। तो जो स्किनर है उन्होंने कहा है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है ये लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस पर फोकस करता है, यानी कि कैसे पढ़ाना है और कैसे सीखना है, इस प्रक्रिया पर वो ज़्यादा फोकस करता है। वहीं पे जो एक और मनोवैज्ञानिक है, जो क्रो एंड क्रो, कौवा मत समझ लेना भाई, क्रो एंड क्रो इनका नाम ही है ऐसा। तो ये कहते हैं कि जो जन्म लेते हैं तब से लेकर हम मरते हैं तब तक सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, वो एजुकेशन है। ठीक है। तो एक जो है एक्सपर्ट या फिर ऑथर उनको कह सकते हैं कोलेस्निक, है ना। कोलेस्निक ने कहा है कि जो साइकोलॉजिकल फाइंडिंग होता है, जो हम लेबोरेटरी में फाइंड करते हैं ना, साइकोलॉजी के चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हमें रियल लाइफ में क्लासरूम में, एक क्लासरूम में जहाँ पे बच्चे और टीचर हो, वहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, इसको हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है कि भाई हम जो लेबोरेटरी में फाइंड आउट कर रहे हैं कि बिहेवियर क्या होता है, कैसे लर्न कर रहे हैं, तो उसको हमें केवल उसमें नहीं रहना है, बट वी हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम लेबोरेटरी टू द क्लासरूम, है ना, ताकि हम बच्चे में अप्लाई कर पाएँ। तो ये ऐसे कहते हैं। और एक और साइकोलॉजिस्ट हैं एपीएल जो है, वो कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इज साइंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ द एजुकेशन। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा कह रहे हैं कि ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक एजुकेशन का विज्ञान ही है, शिक्षा का एक विज्ञान है, शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक है। तो इनका अपना नज़रिया है। और भी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट ने क्या कहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, इसके नेचर की अगर आपके स्कूल मतलब सवाल आ जाए तो आपको नेचर में बताना है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक इन नेचर होता है, क्योंकि हम इसमें साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं, यानी कि कुछ भी रैंडम आके कोई कुछ भी नहीं कह देता है, बल्कि स्टडी करके ही इसमें कोई भी अपना बात रखा जाता है। और साथ ही साथ में एजुकेशनल साइकोलॉजी में आप इसके नेचर में और भी बोल सकते हैं कि हम इसमें बच्चों के व्यवहार को बदलने का प्रयास करते हैं, बच्चों के अंदर व्यवहारिक और जीवन में
अच्छा करने या फिर सही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए हम उनके जीवन या फिर विचारों इत्यादि में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। तो ये है एक एजुकेशनल साइकोलॉजी का अलग अलग थियरी भी होती है। जो आप साइकोलॉजी के कुछ थियरी होती हैं उसको भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें मिली हुई है ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो दोनों को मिला के ये बनता है। तो जो इसके नेचर होते हैं ना, इन दोनों के नेचर को मिला के आप एक में समेट के और इसके नेचर में आप लिख सकते हैं। हो सकता है मैं PDF नीचे व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल पे डाल दूँ, ठीक है। अब देखिए, अब स्कोप क्या क्या है ना। आखिर एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्षेत्र कहाँ कहाँ है, दायरा क्या है, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना होता है। तो स्कोप भी हमारे एग्ज़ाम में अक्सर आता है, व्हाट इज़ स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, है ना, शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो देखिए, स्कोप अलग अलग लोगों ने अलग अलग सलाह दिया है, लेकिन सबको कंबाइन करें तो इसमें से एक बर्नर नाम के जो है, बर्नर का मॉडल जो होता है वो ज़्यादा पॉपुलर है। उनके मॉडल के अनुसार 4 इसके मुख्य क्षेत्र होते हैं। कौन कौन? तो इसके 4 जो क्षेत्र होते हैं, पहला होता है लर्नर, ठीक है, इनके स्टूडेंट, द लर्नर। दूसरा होता है द टीचर, है ना, जो पढ़ाता है। तीसरा होता है द लर्निंग प्रोसेस, और चौथा होता है द लर्निंग कंडीशन। आइए एक एक करके चारों पर बात कर लेते हैं। देखिए, लर्नर क्या होता है? लर्नर यानी कि स्टूडेंट्स। तो हम इसमें स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि स्टूडेंट्स एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। कोई स्टूडेंट किस तरीक़े से समझ रहा है, कोई ऐसे समझ रहा है, अलग अलग समझने का सबका स्टाइल होता है ना। कोई स्टूडेंट होता है तो थोड़ा दिमाग उसका किसी और चीज़ में ज़्यादा अच्छा लगता है ना। कोई चीज़ होता है जो थोड़ा धीरे समझता है, और कोई बच्चा फास्ट समझता है। तो ऐसे करके हम बच्चों के अलग अलग के बारे में इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। बच्चे कैसे समझते, कैसे सीखते हैं, अलग अलग, इसको भी हम समझते हैं। बच्चे के मतलब किसी भी चीज़ को कैसे समझते हैं, कौन सा स्टाइल किसके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरा होता है कि हम टीचर के बारे में, द टीचर, यानी कि हम खुद के बारे में पढ़ते हैं। एज ए टीचर हमारे बारे में भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए ना, कि हमारी किस फील्ड में ज़्यादा मतलब एक्सपर्टीज़ हैं। साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि हम किस बात पर ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमें किस तरह से पढ़ाने में अच्छा लगता है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, अपने आप को भी पढ़ना होगा। तो ये सेकेंड हो गया स्कोप में, ठीक है। थर्ड में हो गया लर्निंग प्रोसेसेस। देखो, पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ होता है कि आपको बच्चों को चित्र दिखा के पढ़ाना है, कुछ होता है कहानी बता के पढ़ाना है, कुछ होता है कि बच्चों को खड़ा करा के कुछ ऐसे पूछ के पढ़ाना है, कुछ होता है कि बच्चों को खेल में पढ़ाना है ना, दिखा के। ऐसे अलग अलग पढ़ाने के तरीके होते हैं, समझा के, जैसे भी आप पढ़ाओ। तो अलग अलग तरीके। लर्निंग की आखिर प्रोसेस क्या होता है, बच्चे किस किस प्रकार से सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, और क्या क्या अलग अलग तरीका होता है लर्निंग के, इसको भी हम इसके स्कोप में आ जाता है थर्ड वाले में। और फोर्थ जो है वो है लर्निंग कंडीशन। लर्निंग कंडीशन को आप लर्निंग इन्वायरमेंट से भी समझ सकते हैं, यानी कि लर्निंग का वातावरण, पर्यावरण, हमारे आसपास जहाँ पे आप पढ़ा रहे हो, यानी कि कुल मिलाकर के क्लासरूम का कंडीशन क्या है। तो जहाँ पे आप पढ़ा रहे हो क्लासरूम में कितना शांति है, आपने बच्चों को कैसे बैठाया हुआ है, वहाँ के आसपास में कैसा माहौल है, साफ़ सफाई कितनी है ना। तो उस कंडीशन, आपने क्लास में जो बच्चे हैं उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, कुछ बच्चे शरारती होते हैं। तो लर्निंग के अच्छे कंडीशन को बनाए रखना भी एजुकेशनल साइकोलॉजी में ही आता है, और ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो चौथा होता है स्कोप होता है, ठीक है। तो ये 4 स्कोप होते हैं, आप अपने एग्ज़ाम में अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। यहाँ पे मैं बस ऐसी समझ रहा हूँ और समझा रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपको खुद देखना है कि आंसर राइटिंग स्किल्स आपको बनानी पड़ेंगे कि आंसर को कैसे लिखते हैं। हालांकि आप BA बैचलर पास किए हैं, आपके पास एक अच्छा आंसर राइटिंग स्किल ज़रूर होगा, ठीक है। समझ लेंगे तो आप लिख लेंगे। चलिए, तो अब मैं और बता देता हूँ कि और साइकोलॉजिस्ट ने किसी ने इसके बारे में क्या कहा है। तो देखिए, एक इलेक्ट्रो नाम के साइकोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक टीचर के लिए कंपलसरी है, यानी कि एक टीचर बनने से पहले इंसान को एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रो। और मुझे भी इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि होना ही चाहिए उनको व्यवहार, विचार, सोच, इमोशन इत्यादि का नॉलेज, ठीक है। और देखिए, स्किनर एक और बात कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द फाउंडेशन टू बिकम ए टीचर, यानी कि शिक्षक बनने का एक आधार ही होता है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है। ये स्किनर साहब कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना।
अब देखिए हम इसके कुछ बेनिफिट की बात कर लेते हैं। हालांकि लगभग जो जितना कुछ मैंने बताया वहाँ से तो आप बेनिफिट समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए आप एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो समझते हैं कि एक ही चीज़ को पढ़ाने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीका, और कौन सा तरीका किस बच्चे पर फिट बैठता है ये भी आप समझ पाते हैं। और साथ ही साथ आप समझते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट को समझाने के लिए कौन सा तरीका बढ़िया होगा, बच्चों का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है और उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाया जाए, है ना। साथ ही साथ आप ये भी समझते हैं कि चाइल्ड जो होता है वो आखिर लर्न कैसे करता है, बच्चा का जो डेवलपमेंट कैसा होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप 6-7 साल के बच्चों को आप चाहेंगे कि हम क्लास 10th के लेवल के पढ़ाएं, तो नहीं, तो आखिर क्यों नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनका जो ब्रेन होता है पूरा तरह से मैच्योर नहीं हो पाता है अभी, तो इसीलिए तो इन सारी चीज़ों को भी समझना ज़रूरी होता है ना। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारा ये भी फ़ायदा होता है कि हम इन सबको समझ पाते हैं। देखिए रिबर नाम के एक ऑथर हैं, वो भी अपना विचार रखते हैं और वो कहते हैं कि जो आप जितना ज़्यादा बच्चों को समझेंगे उतना ही ज़्यादा आप बच्चों से अच्छा रिलेशनशिप बना पाएंगे और उतना ही अच्छा एक टीचर साबित हो पाएंगे। अक्सर टीचर क्या करते हैं कि आते आते ही बच्चों को सीधे क्लास में बच्चों को समझाना शुरू कर देते हैं, जबकि सबसे पहले हमें बच्चों को समझना चाहिए। बच्चों को जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनके मन में आखिर क्या क्या है ना, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए पढ़ाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें बच्चों को लेक्चर नहीं देना है, बल्कि हमें उनको ऐसे सिलेबस का करिकुलम बनाना है जिससे वो कंफर्टेबली और बहुत ही आसान तरीक़ा से सीख पाए। एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक फ़ायदे और भी होते हैं कि आप इसमें इस चीज़ को समझ पाते हो कि हाउ यू विल डिसाइड दैट हाउ विल यू टीच एनी स्पेसिफिक चैप्टर टू द स्पेसिफिक पर्सन विद द स्पेसिफिक स्टाइल फॉर द स्पेसिफिक कंसेप्ट। यानी किसी भी कंसेप्ट को, कोई स्पेशल कंसेप्ट है, कोई अलग अलग बच्चा है, अलग अलग बच्चे, उनको किस तरह से अलग अलग तरीक़े से समझा पाओगे। एक बच्चा होता है कि जो मैथ धीरा समझ पाता है, बहुत मतलब स्लो समझ पाता है ना, तो उसको आप कैसे समझाओगे, तो उसके लिए मैथ का आपको कोई और तरीका लगाना पड़ेगा। एक होता है जिसका साइंस कमज़ोर है, तो उसको कैसे समझाओगे। तो आपको ये मदद करेगा एजुकेशनल साइकोलॉजी कि कौन सा आपको जो है स्टाइल को चुनना है पढ़ाने में, तो आप इसमें लर्निंग स्टाइल को भी समझोगे। अब चलिए मैं समझते हैं इसके कुछ और भी जो अलग अलग चीज़ होते हैं उसको समझते हैं। अब एक राधा कृष्णन जो है, डॉक्टर राधा कृष्णन, इन्होंने 1950 के दशक में लगभग कहा था कि बच्चे जो है वो सिलेबस के लिए नहीं बने हैं, बल्कि सिलेबस बच्चों के लिए बना है। इसका मतलब ये है कि हमें सिलेबस को बच्चों के ऊपर थोप नहीं देना है कि तुम्हें इसको पढ़ना ही है, जिस भी तरह से पढ़ो, जो बन गया है उसी को पढ़ना है, बल्कि हमें अपने सिलेबस को बच्चों के अकॉर्डिंग बनाना है कि यहाँ के बच्चे जो है गांव के अगर हैं तो ये जो सिलेबस है ये शहर वाला है, इसको किस तरह से हम कन्वर्ट करें कि गांव के बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट हो जाए, गांव के बच्चे उसको समझ पाएँ। ये हमें डिसाइड करना होगा, तभी हम एक अच्छा सिलेबस बना पाएंगे और बच्चों को पढ़ा पाएंगे। क्योंकि आकर के केवल बच्चों को पढ़ा देना, इट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट like how we have to modify the syllabus so that everyone can understand this concept. Okay, so और भी बता देता हूँ कि किसने इसके बारे में क्या कहा है। जो एक है जिन इडेबम है ना, उन्होंने कहा है कि सफल टीचर को स्टूडेंट को उतना ही समझना चाहिए जितना वो किसी सब्जेक्ट को समझते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक मैथ के टीचर हो तो आप जितना ज़्यादा मैथ को समझ रहे हो ना, उतना ही ज़्यादा आपको उस बच्चों को भी समझना चाहिए, तभी आप मैथ को अच्छे से पढ़ा सकते हो। दैट मीन्स विद द सब्जेक्ट नॉलेज यू मस्ट हैव रिक्वायर्ड द नॉलेज अबाउट द स्टूडेंट, द नॉलेज अबाउट द साइकोलॉजी। दैट्स वाई कितने लोगों ने कहा है कि साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बिना आप एक अच्छा टीचर कभी बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमें एक अच्छा टीचर बनना है, केवल हमें डिग्री लेकर के एक सरकारी स्कूल में जाके ऐसे नहीं पढ़ाना है ना, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बच्चों के जीवन में बदलाव लाना है। तो हमें एक अच्छा टीचर की गुण हमारे अंदर होना चाहिए। और मैं बताता हूँ और भी इसमें जो चीज़ें होती हैं, हाँ, टीचर को ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि किस चैप्टर को हमें किस तरह से पढ़ाए। तो हम लगभग हमने हर चीज़ को बता दिया है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद से आप कौन कौन से सवालों का जवाब दे पाएंगे मैंने पहले ही बता दिया था। और इस चैप्टर की ये पहली वीडियो थी, एक और वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। और ये जो वीडियो होंगी उसमें मैं बताऊँगा कि लर्निंग के प्रोसेस कौन कौन तरीका से इंसान, कोई भी व्यक्ति सीखता है, आप या हम या टीचर या बच्चे, कोई भी कौन स्टाइल से सीखता है ना। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि ये चैनल जो है आई एम नॉट ए टीचर है ना, मैं भी आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ। और पहली बार ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का
बुक है वो खोला हूँ। अभी इसमें क्या क्या आगे मिलेगा वो मुझे नहीं पता है। हालांकि साइकोलॉजी मैंने पढ़ा है, पर एजुकेशनल साइकोलॉजी में मुझे नए नई चीज़ें देखने को मिल रही है ना। तो एज़ पर माई कन्वीनियंस मैं इसमें कोई वादा नहीं कर रहा हूँ। इसमें जब मुझे समय मिलेगा, जितना मुझे समय मिलेगा उतना मैं वीडियो अपलोड करूँगा, या फिर जो कुछ भी पढ़ूंगा उसका PDF वगैरह अपलोड करता रहूँगा। तो आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, आप सभी को धन्यवाद। और आपको तो पता ही है ये चैनल नॉन बेनिफिट चैनल है। ओके, सो बाय, पढ़ाई करते रहो।